नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। मिडिल ईस्ट वॉर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। गाजा में एक बार फिर इजराइल को जमीनी जंग आगे बढ़ाने में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इजराइल ने गाजा पर पिछले 24 घंटे में 300 हमास के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। इजराइल ने पहली बार कबूल किया है कि इस जंग में उसके अब तक 315 फौजी मारे जा चुके हैं। हमास के सीनियर लीडर के वेस्ट बैंक में मौजूद घर को इजराइल ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के इजराइल के खिलाफ हमलों के बाद अब यमन के हुती अंसारुल्लाह ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने अमेरिकी कमांडर्स पर इल्जाम लगाया है कि वो गाजा पर की जा रही बमबारी की निगरानी कर रहे हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी छावनियों पर हमले बढ़ने की खबर है। साथ ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार कतर पहुंचे हैं। आने वाले फ्राइडे 3 नवंबर को हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की एक अहम तकरीर होने वाली है। खबरें काफी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजरायली फौज ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में तकरीबन 300 ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली फौज ने आज एक बयान में दावा किया कि उसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने के ठिकानों के अलावा सुरंगों में दाखिल होने वाले रास्तों और हमास से मुताल्लिक फौजी इमारतों को निशाना बनाया है। इजरायली फौज ने उन फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ झड़पें की हैं जिन्होंने उनके खिलाफ मिसाइल और भारी मशीन गन से हमले किए थे। इजरायली फौजियों ने लड़ाकों को मार डाला और एयर फोर्स को हमले करने का हुक्म दिया। इजरायली फौज ने अपने मरने वालों की जानकारी दिए बिना हमलों के दौरान लातादाद हमास के लड़ाकों को खत्म करने का दावा किया है। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी ने खबर दी है कि हमास के फौजी विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके लड़ाकों को गाजा पट्टी के नॉर्थ वेस्ट में एरेज क्रॉसिंग के जरिए गाजा में इजरायली घुसपैठ का सामना करते हुए दिखाया गया है। कस्साम ब्रिगेड के टेलीग्राम चैनल पर जारी वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अल कस्साम के लड़ाकों ने एरेज क्रॉसिंग के वेस्ट में तैनात इजरायली फौजियों को देखा और दूसरे हथियारों के साथ मोर्टार गोले से उन्हें निशाना बनाया। वीडियो के मुताबिक इजरायली घुसपैठ संडे 29 अक्टूबर को हुई थी। इसी दरमियान इजराइल ने अपने 315 फौजियों के अब तक मारे जाने को कबूल किया है। इजराइल के मुताबिक हमास के अल कस्साम तूफान ऑपरेशन के शुरू होने से लेकर अब तक उसके कम से कम 315 फौजी मारे जा चुके हैं। जंग शुरू होने के 25वें दिन आज इजराइल ने यह ऐलान किया है। हालांकि पारस टुडे के मुताबिक कई सोर्सेज का कहना है कि मारे गए इजरायली फौजियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अब तक इजरायली फौज अपने मारे जाने वाले फौजियों की सही तादाद को छुपाती रही है। उधर आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में हमास के पोलिट ब्यूरो के डिप्टी लीडर सालेह अल अरौरी के वेस्ट बैंक में मौजूद घर को आज तबाह कर दिया। इमारत के मलबे पर एक बैनर छोड़ा गया है जिस पर आईडीएफ ने हमास बराबर इस्लामिक स्टेट लिखा है। ISIS यानी दाइश को वेस्टर्न मीडिया इस्लामिक स्टेट कहता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने रामल्ला के पास वेस्ट बैंक के शहर अरोरा में हमास के सीनियर लीडर सालेह अल अरौरी के घर को कल मंडे रात को तबाह कर दिया। सालेह अल अरौरी और जिहाद इस्लामी के लीडर जियाद अल नखाला ने हाल ही में बैरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की थी। सालेह अल अरौरी अक्सर लेबनान में रहते हैं। इसी दरमियान हमास की गाजा सरकार के मीडिया ऑफिस ने ऐलान किया है कि गाजा पर इजरायली हमलों के शुरू होने के बाद से अब तक 18,000 टन से ज्यादा गोला बारूद गिराया गया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए हैं। एक बयान में कहा गया है कि गाजा के बैत लाहिया, अल अतात्रे, अल जैतून मोहल्लों के अलावा अल शुजाइया और नॉर्थ वेस्ट गाजा में लगातार बमबारी जारी है। ये भी नोट किया गया है कि अल शिफा और अल कुद्स अस्पतालों पर बमबारी पर खास फोकस किया गया। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजराइल डिफेंस फोर्स के हवाले से कहा है कि लाल सागर यानी रेड सी के इलाके से इजराइल के खिलाफ जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल को मार गिराने के लिए लंबी दूरी के एरो
इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि मिसाइल को यमन में हुती अंसारुल्लाह के जरिए लॉन्च किया गया था, जिसका निशाना साउथ इजराइल का शहर इलियट था। इजरायली फौज का कहना है कि मौजूदा जंग में लंबी दूरी की एरो डिफेंस सिस्टम का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि आज सुबह लड़ाकू जहाजों ने कुछ और दुश्मन के निशानों को मार गिराया। माना जाता है कि ये ड्रोन जहाज थे जो रेड सी इलाके में उड़ रहे थे। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस एएफपी के मुताबिक यमन के हुती अंसारुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमले का दावा किया है। हुती सरकार के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन हब्तूर ने इजराइल में इलियट की तरफ लॉन्च के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये ड्रोन यमन स्टेट के हैं और हमास के खिलाफ जंग के जवाब में आज इजराइल की तरफ ड्रोन दागे गए हैं। आपको बता दूं कि इजराइल की फौज ने अब से पहले एक दुश्मन जहाज की घुसपैठ की इत्तला दी थी, जिसकी वजह से रेड सी पर एक रिजॉर्ट शहर इलियट के इलाके में वार्निंग सायरन बजा था। इजरायली फौज के स्पोक्सपर्सन डैनियल हगारी ने एक अलग टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा है कि इस इलाके में कोई खतरा नहीं है। इजराइल ने फ्राइडे को इसी तरह के ड्रोन हमले के लिए यमन के हुतियों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें उसके जहाज ने साउथ इजराइल की तरफ आने वाले दुश्मन टारगेट्स को रोकने का दावा किया था। मिस्र की फौज ने उस वक्त कहा था कि ताबा के सिनाई रिजॉर्ट में एक इमारत पर मलबा गिरने से 6 लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं, जो इजरायली शहर इलियट के बॉर्डर के ठीक दूसरी तरफ मिस्र में मौजूद है। 19 अक्टूबर को अमेरिकी नेवी ने कहा था कि उसने 3 जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों और कई ड्रोनों को मार गिराया है, जो मुमकिन तौर पर हुतियों की तरफ से इजराइल पर दागे गए थे। इसी बीच एक सीनियर ईरानी जनरल ने कहा है कि यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अलावा अमेरिकी फौज और नेवी के कमांडरों ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ फौजी हमले में इजराइल की मदद के लिए तेल अवीव का दौरा किया है। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली रशीद ने आज तेहरान में पुलिस कमांडरों और अफसरों की मीटिंग में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरानी फौज को जानकारी मिली है कि सेंटकॉम के कमांडरों, साथ ही अमेरिकी फौज और नेवी ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल के जालिम हमलों की निगरानी करने के लिए तेल अवीव में एक अंडरग्राउंड फौजी अड्डे पर इजरायली कमांडेंट के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि अमेरिका की कोशिश इलाके में जंग को रोकने के उसके दावे के बरखिलाफ है। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन जंग के फैलने के साफ इशारे हैं। कल ही अमेरिका ने कहा था कि पिछले 2 हफ्ते में इराक और सीरिया में उसके फौजी ठिकानों पर 23 बार हमले हो चुके हैं। अब खबर है कि सीरिया और इराक में 2 बड़े अमेरिकी फौजी ठिकानों को ड्रोन और रॉकेटों की बौछार से निशाना बनाया गया है। लेबनान के अल मयादीन टेलीविजन चैनल ने नाम न छापने की शर्त पर जानकार सोर्सेज के हवाले से बताया है कि आज सुबह सीरिया के पूर्वी सूबे देर जोर में कोनोको गैस इलाके में अमेरिकी फौजी छावनी पर 2 रॉकेटों से हमला किया है। इससे हुए नुकसान की तफसील मालूम नहीं हो सकी है। सोर्सेज ने कहा है कि कुछ ही देर बाद देर जोर सूबे में अल उमर तेल इलाके में एक और धमाका हुआ और अमेरिकी बेस के आसपास कई रॉकेट गिरे। उधर इराक के वेस्टर्न सूबे अंबार में 2 लड़ाकू ड्रोनों ने राजधानी बगदाद से तकरीबन 160 किलोमीटर वेस्ट में मौजूद एन अल असद एयर बेस के अंदर हमला किया है। इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट PMU, जिसे हरदल शाबी भी कहा जाता है, से जुड़े टेलीग्राम न्यूज चैनल साबरीन ने बताया है कि कई रॉकेटों ने बेस को निशाना बनाया है। अब से पहले इराक के हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने इजराइल फिलिस्तीन जंग में दखल दिया तो वे अमेरिका के इराक और इलाके में मौजूद फौजी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसी बीच ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कतर के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के साथ गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम वाली इजरायली जंग को रोकने के तरीकों के बारे में राय मशवरा किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार कतर पहुंचे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने आज दोहा में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात की। इससे पहले दिन में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान अमीर अब्दुल्लाहियान ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की इजराइल के खिलाफ ताकत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अमेरिका और कुछ यूरोपीय मुल्कों के जरिए सपोर्ट हासिल इजरायली जुल्म के गैर मामूली नतीजों की वार्निंग देते हुए कहा कि ज़ायोनीवादियों के बर्बर हमलों की वजह से गाजा पट्टी में इंसानी क्राइसिस
बहुत तकलीफ दे हो चुका है। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि मुस्लिम मुल्कों को मजलूम फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जंगी जराइम और कत्लेआम को खत्म करने और गाजा पट्टी की इंसानी नाकाबंदी को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर कतर के अमीर ने कहा कि सभी मुल्क फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के जराइम और क्राइम्स को नाकाबिल बर्दाश्त मानते हैं। ये देखते हुए कि दुनिया भर में इजराइल मुखालिफ प्रोटेस्ट इजराइल के जुल्म से नफरत जाहिर करते हैं। शेख तमीम ने फिलिस्तीन के वाकयात के बारे में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ अपनी हालिया बातचीत को भी बहुत अहम बताया। 2 हफ्ते पहले अमीर अब्दुल्लाहियान ने इलाकाई दौरे के हिस्से के तौर पर कतर का दौरा किया था, जिसमें वे इराक, सीरिया और लेबनान गए थे। कतर के मौजूदा दौरे के बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर तुर्की के जिम्मेदारों के साथ बातचीत के लिए अंकारा जाएंगे। इसी बीच ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा है कि नॉर्थ गाजा में 400 किलोमीटर लंबी सुरंगें मौजूद हैं और कुछ सुरंगें ऐसी हैं जिनमें मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी गुजर सकती हैं। जनरल बाकरी का कहना है कि 7 अक्टूबर को इजराइल की ताकत का हवा खत्म हो गया और साबित हुआ कि फिलिस्तीन की जमीन पर बाहर से लाकर बसाए जाने वाले ज़ायोनियों के लिए कोई जगह नहीं है और इजराइल नॉन डेमोक्रेटिक सरकारों की मदद से खुद को बचा नहीं पाएगा। इजराइल के पास अब अपने आप को संभालने की ताकत नहीं रह गई है। आपने देखा कि इजराइल हमास की तरफ से 7 अक्टूबर में लगे बड़े झटके के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है और लगातार गाजा में आम लोगों का कत्लेआम जारी रखे हुए है। इसमें इजराइल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखना है कि ये जंग कब खत्म होगी। ईरान का कहना है कि अगर गाजा पर इजरायली हमले खत्म नहीं हुए तो इस बार इजराइल का खात्मा यकीनी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।